Good morning, class 11th student. Yesterday we have studied a conduction method for heating transfer. Today we will discuss about heat current. So we know that what is the heat current? It is the rate of flow of heat, the rate of flow of heat, and it is denoted by capital H is equal to Q upon T, where Q is equal to Ka delta T upon L. This is the formula for heat current. Okay, and the differential form for heat current H is equal to dq upon dt. ओके, यूनिट आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट आपको बता दिया था, के क्या होता है, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, आपको बताया था। ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। ए आपका एरिया, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, एल हमारी लेंथ, ठीक है, कंडक्टर की। नेक्स्ट हम लोग एनालॉजी देखने वाले हैं। हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच की। देखिए, हीट करंट को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। हीट करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? टेम्परेचर डिफरेंस। भाई हमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हमारा हीट फ्लो होती है। और करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमें पता है। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस करंट इंड्यूस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट मिलती है। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हमें हीट पास हो पाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, H इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं भाई? के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक है। और अगर हम इस H और डेल्टा टी का रिलेशन देखें या I और डेल्टा V का, तो I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V अपॉन आर, ठीक है। इसमें देख रहे हैं डेल्टा V की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट मिल रही है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट करंट मिलती है। तो हम इसको बोल सकते हैं H बराबर डेल्टा टी अपॉन एल अपॉन के ए लिख सकते हैं। और ये एल अपॉन के ए को हम लोग आर टी एच बोल सकते हैं। और ये आर टी एच क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा, आर टी एच इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। यहाँ से हमें ये एक वैल्यू मिल गई। सो H इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर टी एच एंड आर टी एच इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। ये दो वैल्यू आप एकदम याद रखिए, न्यूमेरिकल में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी सॉल्व करने में। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर के कॉम्बिनेशन। जिस तरह हम लोग रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पढ़े हैं सीरीज़ और पैरेलल के, तो इसी तरह कंडक्टर को भी हम लोग सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ सकते हैं, ठीक है। सीरीज़ में अगर है दो कंडक्टर तो उसके लिए हम डायरेक्ट आपका फार्मूला बता रहे हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर दो कंडक्टर को हम लोग सीरीज़ में रखते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है, देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है R1 प्लस R2 सिंपली ऐड कर देते हैं। और जो थर्मल कंडक्टेंस होता है इक्विवेलेंट, वो होता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए दो कंडक्टर हमारे पास पैरेलल है, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको भी नोट कर लीजिए आप। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस की वैल्यू होती है K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये दो वैल्यू फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज़ के लिए होता है। ये आपके
कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ कंडक्टर के लिए पैरेलल के लिए हो जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल आप देखिएगा, इसके सवाल पूछते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले बेस, थोड़ा सा आप देखिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन हमारा दूसरा मेथड है हीट ट्रांसफ़र करने का। जैसे हमने बताया था हीट ट्रांसफ़र करने के हमने 3 मेथड पढ़ने, कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। तो रेडिएशन भी एक तरीका है हीट ट्रांसफ़र का। इट इज़ द वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र। शर्त यह है कि इसमें नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। जिस तरह कंडक्शन में हमारे मॉलिक्यूल्स और मीडियम की ज़रूरत होती थी, यहाँ पे हम रेडिएशन में देखते हैं कि हमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो ईएम वेव फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान रखिएगा, रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो ईएम वेव के फॉर्म में होता है, जैसे लाइट हमारी होती है ईएम वेव में। तो हीट वेव विदाउट मीडियम ट्रैवल करती है, तो हमें पता ही है, क्योंकि जैसे लाइट होती है, लाइट तो बिना भी मीडियम के ही ट्रैवल करती है, क्योंकि लाइट इज़ अ ईएम वेव। इसी तरह हीट वेव जो होती है हमारी, वो भी विदाउट मीडियम ट्रैवल करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें, एक सन है हमारे पास और अर्थ है। सन से क्या है भाई, रेडिएशन आता है, हीट वेव भाई आता है कि नहीं, और ये ईएम वेव होता है। तो हमको फील होता है कि भाई हीट एक रेडिएशन, धूप में हम लोग बैठते हैं तो एक रेडिएशन नहीं फील होता। तो जो ईएम वेव अर्थ होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये ईएम वेव फॉर्म में होता है जो रेडिएशन आता है। तो सिमिलरली जो हमारा रेडिएशन होता है वो भी ईएम वेव के फॉर्म में होता है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले थ्योरी आई, इसको प्रीवस्ट थ्योरी भी बोला जाता है। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट बताए जो कि इसके बारे में बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये कहा कि ऑल बॉडी emits radiation at all temperature। ऑल बॉडी emits radiation at all temperature। जितनी भी बॉडी है वो सभी emit करती है रेडिएशन at all temperature। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने कहा ऑल बॉडी absorbs heat radiation falling on it at all temperature। जिस तरह से सारी भी बॉडी एमिट करती है रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, उस तरह सभी बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है हीट रेडिएशन को, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने कहा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। ये जो बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है या हीट को एमिट कर रही है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ बॉडी पे, ठीक है। तो इससे हमें एक कंक्लूज़न ये मिला कि अगर मान लीजिए सराउंडिंग टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एमिशन कम होगा। भाई आप खुद सोचिए, मान लीजिए आप ठंडी में कोई कमरे में जाते हैं और कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप उस कमरे में जाएंगे तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा ही बढ़ेगा? आपका कम होगा, क्योंकि भाई एब्जॉर्प्शन, आप एब्जॉर्ब करेंगे हीट तो आप भी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे, यानी जो टेम्परेचर आपका कम था वो बढ़ने लगेगा। तो यहाँ से कहने का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बॉडी के टेम्परेचर से। इसी को अगर उल्टा समझें कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी कमरे में आप चाय रखते हैं तो क्या होती है, थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाती है कि नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं एमिशन से कम होता है, एमिशन वहाँ पे ज़्यादा होता है, एमिट करता है रेडिएशन, और वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ करता है, ठीक है। और ये कब तक होता है आपको भी पता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज़ कब होगा, जब बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। वो कब होगा, जब एब्जॉर्प्शन और एमिशन का रेट इक्वल हो जाए।
ठीक है ना। और तो ये थ्योरी आज की डेट में भी वैलिड है। तो ये 2-3 कंडीशन है, इसको आप समझिएगा। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज को ने ये बताया है कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, इसका जस्ट रिवर्स अपोजिट हो जाएगा। और बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा, जब एब्जॉर्प्शन रेट और एमिशन रेट बराबर होते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। थैंक यू।